गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू वरण्यम बैच। अभी सबसे पहले तो आप लोगों को आपके क्लास 10th के इतने अच्छे रिजल्ट के लिए धन्यवाद। मुबारक हो आपको कि आपने इतना अच्छा रिजल्ट क्या किया, अचीव किया अपनी मेहनत से। बस अगर इसी तरीके से आप ईमानदारी से मेहनत करते रहोगे तो 11th 12th में ही नहीं आप IIT के एग्ज़ाम तक को भी अच्छे से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हो गई, आपने वरण्यम बैच का पूरा डिटेल भी देख रखा है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने मैथ्स का सिलेबस जो क्लास 11th का है। आपने काफ़ी दिन कोरोना की वजह से आराम कर लिया, बट अब समय है कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है ना। हम लोग ऑफलाइन नहीं मिल पा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते हो। आप ऑनलाइन क्लास में भी उतने ही बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो जितने अच्छे तरीके से आपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा। समझ रहे हो ना। तो बस वरण्यम बैच के हर एक लेक्चर को अच्छे से फॉलो करते रहो, टीचर्स के द्वारा बताए गए बातों को अच्छे से समझो और तब तुम काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। तुम्हारा पहला ही टेस्ट काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक, तो आ जाओ जरा थोड़ा सा हम लोग इस बैच की हल्की फुल्की बातें और मैथ्स की हल्की फुल्की बातें और कैसे पढ़ना चाहिए पहले ये जानते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिलेबस वगैरह जानने के बाद। देखो ऐसा है कि अगर हम कहें तो देखो बच्चों, हर एक बच्चे पढ़ाई करते हैं, सब बच्चा पढ़ता है, लेकिन वो बच्चे जो तरीके से पढ़ते हैं उन्हीं को अच्छे मार्क्स मिल पाते हैं और उन्हीं की क्रिएटिविटी डेवलप्ड होती है। अब बात आती है सर कि तरीके से पढ़ना और सिर्फ पढ़ने में क्या अंतर है। तो सबसे पहली चीज़ कि छोटी सी बात है लेकिन आपको ये नज़रअंदाज कर देते हो आप लोग, क्या है कि हम लोग थोड़ा ही पढ़ें, 10 मिनट ही पढ़ें, 15 मिनट ही पढ़ें, 20 मिनट ही पढ़ें, बट ईमानदारी के साथ पढ़ें, चीटिंग ना करें। चीटिंग करने का मतलब क्या होता है सर कि अगर कोई क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे हैं तो हम तुरंत उस पर इफर्ट लगाने के बजाय, उस पर सोचने के बजाय हम क्या करते हैं, एडिशनल कहीं से सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं, हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। तो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आप में ईमानदार बनो। जब आप ईमानदार बन जाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप ऑनेस्टी अपने अंदर लाइए। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ जैसे देखो अभी क्या है कि हम लोग कैसे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैथ्स के बारे में तुमको बता दूँ। मैं बेसिकली आपके मैथ्स का टीचर हूँ और आपका 0 लेवल से जो मैथ्स हम लोग लेके चलेंगे वो अप टू हाई लेवल तक, यानी अप टू IIT लेवल तक लेके जाया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर है आपका सेट थ्योरी। हालांकि मैंने लॉगरिदम इन इक्वालिटी के कुछ क्लासेस, लॉगरिदम तो पूरी तरह से, इन इक्वालिटी के कुछ क्लासेस और कुछ क्लासेस आपके ग्राफ के मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं। मैं पहले भी इस चैनल पे आपको पहले भी वो मिल जाएगा, लेकिन आज से वरण्यम बैच में हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे जो अपना सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, अब देखो क्या है कि मैथ्स का जो सेट थ्योरी टॉपिक है आपका, इसके अंदर या कोई भी टॉपिक, जरूरी नहीं है कि सेट थ्योरी हो, हम कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट करेंगे तो मेरे पढ़ाने का टेक्निक क्या है पहले ये समझते हैं। ठीक, हम किस तरीके से पढ़ाते हैं पहले ये समझने की कोशिश करो। तो कोई भी टॉपिक जब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले मैं उस टॉपिक का आपको प्रोवाइड करता हूं एक ब्रेन मैप, है ना, एक ब्रेन मैप प्रोवाइड करता हूं। अब ये ब्रेन मैप क्या है सर जी, तो ब्रेन मैप के अंदर वो सारे छोटे छोटे टॉपिक सिस्टमैटिक वे में लिखे होते हैं जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सर इससे फायदा क्या होता है, इससे सबसे बड़ा फायदा तुमको ये होता है बच्चों कि आपको पूरी चैप्टर अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो सिर्फ ब्रेन मैप के थ्रू आप पूरा का पूरा चैप्टर अपने दिमाग में सेट कर सकते हो और उसको रिवाइज कर सकते हो। तो कॉन्सेप्चुअली ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, जब हमने सेट थ्योरी स्टार्ट किया हमने आपको ब्रेन मैप दे दिया। ब्रेन मैप देने के बाद ब्रेन मैप के जो भी टॉपिक्स रहे होंगे हमने उन टॉपिक्स को एक एक करके डीलना स्टार्ट कर दिया, एक एक करके डील करना स्टार्ट कर दिया।
एक टॉपिक पढ़े, फिर उस पर क्वेश्चंस बनाए। अब बात आती है सर कि ठीक है आपने ब्रेन मैप बता दिया, ब्रेन मैप पे जो भी टॉपिक्स होंगे आपने उन टॉपिक्स को भी बताया, और अब आप उस टॉपिक को डील करना स्टार्ट करोगे। कैसे टॉपिक को डील करोगे? तो जो भी इसके अंदर पॉसिबल थ्योरी होगी वो थ्योरी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन कर दी जाएगी, आप अच्छे तरीके से उसको समझ लेंगे। उसके बाद जब आपकी थ्योरी क्लीन हो जाएगी तो हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं हर टॉपिक पे। ये हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे होगा कि सबसे पहले हम उस पे बेस्ड थ्योरी को क्लीन करेंगे, थ्योरी को करने के बाद उस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जिससे आपको समझ आए कि अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन का। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए जाएंगे, जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए जाएंगे वो क्वेश्चंस आपको उसी दिन पूरा करना होगा। जब आप होमवर्क बनाओगे तो आपको बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट होंगे, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, आप उसको बनाने के बाद, सिंस हमारा बैच ऑनलाइन है तो आप उसको बनाने के बाद जो नंबर मैं आपको दे रहा हूं, ये नंबर आप नोट कर लेना, ये मेरा ही नंबर है 7970391727। इस नंबर पे आप अपने डाउट को व्हाट्सअप कर सकते हैं क्लिक करके कि सर ये जो डाउट था ये मेरे को मिला, आप इसको बता दो। तो अगर उस वक्त मेरे पास समय होगा, मैं फ्री रहूंगा, तो आपको उसी वक्त वो डाउट बता दिया जाएगा। लेकिन अगर वो डाउट ज़्यादा बच्चों का है, माने 10 बच्चों ने एक ही डाउट पूछा है, तो इस टॉपिक पे जो मैंने होमवर्क दिया था नेक्स्ट डे उसी टॉपिक का डाउट क्लास होगा। जब आप डाउट क्लीन कर लेंगे तब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर उस टॉपिक की थ्योरी दी जाएगी, अगेन उस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, आपको अगेन होमवर्क मिलेगा एंड अगेन उस टॉपिक पे डाउट क्लास होगा। और ऐसे करते करते हम अपने पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको, जैसे अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में एक असाइनमेंट आपको मिल गया। अभी मैथ्स में क्या है कि चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक असाइनमेंट मैंने दे रखा है। आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, मतलब जब पूरी वीडियो देख लेना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे आपको असाइनमेंट लिंक लिखा होगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी असाइनमेंट डाउनलोड हो जाएगी। आज का जो, यानी कि अभी का जो असाइनमेंट है उसमें टोटल 306 क्वेश्चन है। असाइनमेंट भी टॉपिक वाइज डिवाइड करके दिया गया है, हर टॉपिक पे अलग क्वेश्चन है और सब मिला के फिर मिसलेनियस क्वेश्चन भी मिले हैं, तो काफी बेहतर असाइनमेंट है। तो वो असाइनमेंट, एक असाइनमेंट आपको मिलता है जो कि आप चैप्टर के साथ साथ करते हो, और एक असाइनमेंट आपको मिलता है जो कि चैप्टर खत्म होने के बाद आपको करना होता है। तो जो चैप्टर के साथ साथ आप कर रहे हैं वो असाइनमेंट का डाउट तो चैप्टर के साथ साथ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो असाइनमेंट आपको चैप्टर के बाद मिलता है उसमें हम लोग 1 से 2 दिन का, जितना क्वेश्चन होता है उस हिसाब से 1 से 2 दिन का आपको गैप प्रोवाइड करेंगे कि 1 से 2 दिन का आपको गैप मिला हुआ है, आप इसको बनाओ और उसके बाद डाउट पूछो। फिर उस असाइनमेंट की पूरी डाउट क्लीन होगी और वो असाइनमेंट काफी इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज वो IIT JEE एडवांस से रिलेटेड होगा। देखो, सेट थ्योरी आपका JEE एडवांस का तो सिलेबस ही नहीं है, ये मेंस का सिलेबस है, तो इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मेंस के ही क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो वहां से आएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं पूछता है, ये एडवांस में डायरेक्ट नहीं पूछता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप वीक हो जाओगे, कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, भले सिलेबस में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तरीका हुआ मेरे पढ़ाने का। जब आपका सेकंड वाले असाइनमेंट का डाउट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएंगे और वो टेस्ट आपके ऑनलाइन क्लास पे ही होगा। नहीं सोचना है कि कहां होगा, कैसे होगा, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही वो टेस्ट होने वाला है। ठीक है, उस टेस्ट को आप कैसे दोगे, तो सिंस ऑब्जेक्टिव है, बस आपको जो भी आंसर है उस पर क्लिक कर देना है और आपकी टेस्ट पूरी हो जाएगी। बाकी जिस दिन मैं टेस्ट लूंगा उस दिन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जब आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा तब जाके हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आ रही है ना बात समझ में? तो ये एक पूरा सिस्टमैटिक वे है जिससे कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में होने के बावजूद भी
काफ़ी बेहतर तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और अगर चाहोगे तो जरूर कर लोगे, जहां चाह वहां राह। अगर आपके मन में ये चीज़ पाना है कि हमको करना ही करना है तो गारंटेड आप कर ही लोगे, नहीं करने का सवाल नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है माइंडसेट। अपने माइंडसेट को ऐसा बनाओ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी दिक्कत है मैं इस नंबर पे फ़ोन करके सर से पूछ सकता हूं 7970391727 और एकदम हम लोग अवेलेबल रहेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो ये तो कुछ बातें हो गई जिस तरीके से हम पढ़ाते थे आप लोग को, जो मेरा एक सिस्टमैटिक वे है आपको पढ़ाने का। ठीक है ना? अब क्या है कि इसके आगे हम कौन कौन सी बुक को फॉलो करेंगे, है ना? तो आ जाओ थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लें। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों बुक्स की, कि आप सर कौन कौन सा बुक्स फॉलो करवाओगे, ठीक? तो जहां तक मेरा बुक्स फॉलो करवाने का तरीका है, मैं आपको साइड बुक में आर.डी. शर्मा का सजेशन दूंगा। आप आराम से आर.डी. शर्मा की बुक खरीद लो, क्लास 11th की। 2 वॉल्यूम में वो बुक आएगी क्लास 11th की, दोनों ही वॉल्यूम आपको एक साथ ही मिलेगा, आप उसको ले लो। ठीक है? आर.डी. शर्मा के साथ साथ एक जो चीज है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, वो है NCERT। तो आर.डी. शर्मा, उसके साथ साथ NCERT, ये 2 बुक आपकी कंपलसरी है। इसको तो आपको बनाना ही बनाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको बनाना है ना? और इसके साथ साथ हम जो आपको 2 असाइनमेंट प्रोवाइड कराएंगे, वो असाइनमेंट भी आपको बनाना है। तो कुल मिला के अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो हमारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हम आर.डी. शर्मा की क्वेश्चंस कर लेंगे, हम NCERT की क्वेश्चंस कर लेंगे, और हमने 2 अलग अलग असाइनमेंट्स कर लिया। इस 2 असाइनमेंट्स में से एक असाइनमेंट्स बेसिक्स लेवल का होगा, यानी कि NCERT के लेवल का होगा, और जो दूसरा असाइनमेंट होगा जो लास्ट में मैं दूंगा वो JEE मेंस और एडवांस लेवल का होगा। तो आपकी 0 लेवल से लेके यानी बोर्ड लेवल से लेके अप टू दी हाई यानी अप टू IIT लेवल तक की प्रिपरेशन आराम से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन देखो बच्चों, जितना सुनने में ये आसान लग रहा है ना कि यस सर हम लोग तो कर लेंगे सर, बड़ा अच्छा बता रहे हो आप, क्या बात है सर, कूल, बट ऐसा नहीं है। पता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हें लग रहा है कि इतनी चीजें तुम इतना आसानी से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तुमको बहुत डेडिकेशन के साथ बच्चे पढ़ना पड़ेगा, काफी डेडिकेशन लगाना होगा। जब कभी भी तुम्हें दिक्कत आए, तुम्हें याद करना होगा कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, वो ड्राइविंग एनर्जी आपको चाहिए होगी। तो बहुत डेडिकेशन की जरूरत है, और डेडिकेशन अगर डेवलप कर नहीं करोगे तो इतनी चीजें नहीं हो पाएंगी। सुनने में आसान है, लेकिन पता है अभी से डिसाइड कर लो कि 2 साल तक 11th और 12th जबरदस्त मेहनत करना है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन सीना चौड़ा करोगे और इतने अच्छे से घूमोगे, इतने अच्छे से मस्ती करोगे कि फिर तुम्हारे पांव जमीन पे नहीं होंगे। वो एक अलग फीलिंग होगी बच्चों, समझ रहे हो ना? वो फीलिंग ही अलग हो जाएगी जब तुम 98% 99% ले आओगे, IIT क्रैक कर लोगे, वो एक अलग फीलिंग आएगा बच्चे। तो काफी जरूरी है कि आप अच्छे से पढ़िए, है ना? और उसमें हम लोग आपका साथ देंगे। आपके पढ़ाई में कहीं हम लोग पीछे नहीं होने वाले, कहीं नहीं। और इसीलिए तो हम लोग रिजल्ट आते ही एक बैच अनाउंस कर दिया, यही रीजन है। कुछ दिन बाद भी हम लोग अनाउंस कर सकते थे, बट नहीं, रिजल्ट आते ही हमने बैच अनाउंस कर दिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ठीक है सर, आप सेट थ्योरी में ब्रेन मैप दोगे, टॉपिक वाइज पढ़ाओगे, थ्योरी क्लियर करोगे, क्वेश्चंस बताओगे, डाउट कराओगे, एंड देन टेस्ट लेके नेक्स्ट चैप्टर पे आओगे। हमें आर.डी. शर्मा करना होगा, NCERT करना होगा, और असाइनमेंट्स करने होंगे, जो कि 2 असाइनमेंट्स है। वेरी गुड। अब क्या? अब ये कि इसको करोगे कैसे, कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखो होता क्या है कि बहुत गलत तरीके होते हैं बच्चों के सॉल्व करने के। देखो जैसे मान लो कि ये तुम्हारे आर.डी. शर्मा का बुक है, एज्यूम कर लो कि ये आपका आर.डी. शर्मा का बुक है, और यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह वेराइटीज में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या हो गया सर? मान लो कि तुमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। ठीक है, तुमने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया, दोनों पे टिक कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने गए, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा नहीं बना। तुमने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं बना। अल्टीमेटली तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 अपने टीचर से पूछना पड़ गया। तो अब इसको टिक नहीं करो, इसको क्रॉस कर दो पेंसिल से। ठीक, फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब तुमने पहले अटेम्प्ट किया तुमसे नहीं बना, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं बना, लेकिन जब तीसरा अटेम्प्ट लगाए तो कहीं छोटी सी मिस्टेक हो रही थी और वो मिस्टेक पकड़ी गई और तुमने चौथे नंबर क्वेश्चन को बना लिया। तो इस पे टिक नहीं करना है,
इस पे आपको सर्कल कर देना है या स्क्वायर बना दो, है ना। अब देखो इससे क्या फायदा होगा, जो क्वेश्चंस तुमसे पहले दफा बन गए वो काफी आसान रहे होंगे तो आपने उसको टिक कर दिया। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने एक बार में, थोड़ा मेहनत करने पे बना, तो आपने उसको सर्कल कर दिया, और जो क्वेश्चन आपसे एकदम नहीं बना आपको उसको क्रॉस कर दिया। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि जो टिक वाले क्वेश्चंस थे, जब आप टेस्ट देने जाओगे तो आपको इतने सारी चीजों को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा ना, तो आप टिक वाले को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो तुमको पता है। आपको रिवाइज किसको करना है, सबसे पहले आप रिवाइज करोगे क्रॉस वाले क्वेश्चन को, और उसके बाद जब क्रॉस वाले क्वेश्चन को रिवाइज कर लोगे तब आप रिवाइज करोगे ये सर्कल वाले क्वेश्चन को, और टिक वाले को अगर नहीं भी करोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। तो इस मेथड को कहते हैं क्रॉस टिक सर्कल मेथड, क्रॉस टिक सर्कल मेथड। समझ रहे हो बात को, पहले हम क्रॉस को रिवाइज करते हैं, फिर सर्कल को, फिर टिक को तो छोड़ ही देते हैं, समझ रहे हो। तो इस मेथड को अगर आप अपनाते हैं ना तो आपका समय बचेगा, ठीक है, रिवीजन करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, और वो टाइम आप फिर फर्दर अपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या फिर आपके हिंदी में, इंग्लिश में, बाकी सब्जेक्ट्स में दे सकते हो, ठीक है ना। देखो एक प्लान के साथ अगर वर्क करोगे ना बच्चे, देखो आज का जो मेरा 15 मिनट 20 मिनट का लेक्चर है वो इसी सब चीज़ों पे है ना, कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। तो बस 3 ही फंडा है यार, मेरे पास बस 3 ही फंडा है जो हम जानते हैं, और वही मैं सबको बताता हूँ। पहला, ईमानदार रहो। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, आपके पास फ़ोन नंबर है, आप आसानी से फ़ोन करो और हमसे पूछो कि सर जी हमें ये चीज़ें प्रॉब्लम है, आप बता दो इसको कैसे हल करें। तो सर जी उसी चीज़ के लिए ना, मैं उसी चीज़ के लिए हूँ ना भाई, तो मैं आपको समझा दूंगा। पहली चीज़ ये ईमानदारी से आएगी। दूसरी चीज़, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, आपको पढ़ने का तरीका क्या है, तो मैंने बताया ब्रेन मैप के थ्रू अच्छे से पढ़ना है हम लोग को। उसके बाद जब पढ़ ले रहे हो तो फिर पढ़ने के बाद जब रिवीजन की जरूरत आ रही है, जब टेस्ट की बात आ रही है, तो कैसे आपकी पढ़ाई का मेथड आपको हेल्प कर रहा है, तो क्रॉस टिक एंड मेथड आपको हेल्प करेगा। तो ये 3 चीज अगर आप अच्छे से अपने अंदर सम्मिलित कर लेते हो तो बच्चों इतना जान जाओ कि आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला, और हर टेस्ट में बिगिनिंग से लेके एंड तक आपका काफी बढ़िया मार्क्स आएगा। समझ रहे हो ना इस बात को। तो ठीक है यार, इतनी बातें काफ़ी हैं। बुक कौन सा लेना है, आर डी शर्मा और एनसीईआरटी। असाइनमेंट कौन देगा, मैं दूंगा। कहाँ से दूंगा, गूगल ड्राइव से दूंगा, ठीक है। तो अब चलो, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं अपने मैथ्स का चैप्टर सेट थ्योरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार है, ठीक। तो एक सेकेंड बच्चों जरा रुको, एक चीज़ मैं ले लूँ यहाँ से, 1 मिनट, हाँ ठीक है। चलो बच्चों, अब क्या है कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेट थ्योरी, तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को और काफ़ी आराम से समझिएगा, खूब बढ़िया से। पहले हम लोग एक एक चीज़ों को देखेंगे। कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आता है बच्चे, कहीं पे भी अगर ऑनलाइन क्लासेस में आपको प्रॉब्लम आता है, आप आसानी से हमें फ़ोन करके पूछ सकते हो। चलो, तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन मैप देखें कि सेट थ्योरी में पढ़ना क्या क्या है हम लोग को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर हम बात करते हैं अपने मैथ्स के सबसे पहले चैप्टर की, तो वो चैप्टर हमारा है सेट थ्योरी, ठीक है। तो सेट थ्योरी में सबसे पहली चीज जो हम लोग याद रखेंगे या फिर जो पढ़ेंगे वो होगा सेट थ्योरी का डेफिनेशन, यानी उसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये सबसे पहली चीज है। उसके बाद जब आप डेफिनेशन पढ़ लोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे हाउ टू डिनोट अ सेट। किसी भी सेट को किस तरीके से डिनोट करते हैं। डिनोट करने का देखो, रिप्रेजेंटेशन एक अलग चीज है और उसको डिनोट करना एक अलग चीज है। जैसे एक बात बताओ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाते थे तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते थे, तो आप उस रूट्स को किस चीज से सिंबलाइज करते थे, किस चीज से डिनोट करते थे, अल्फा और बीटा से। तो ये डिनोट करना होता है ना, और रिप्रेजेंटेशन एक अलग चीज है ना। तो सबसे पहले आप डिफाइन पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे हाउ टू डिनोट अ सेट, कैसे एक सेट को डिनोट किया जाता है। तीसरा आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम स्पेशल सिंबल। कुछ स्पेशल सिंबल्स को आपको पढ़ना है। पहले तो डेफिनेशन, फिर आपको पढ़ना है कैसे डिनोट करना है, फिर आपको पढ़ना है कुछ स्पेशल सिंबल्स के बारे में। फिर हम 4th नंबर पे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन
ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो इसमें दो तरीके आप पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन करने का दो तरीका होता है ना, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। एक तरीका कहलाता है रोस्टर फॉर्म, है ना, जिसको दूसरे शब्दों में टैबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। जब हम इसको डीप में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बी नंबर पे आते हैं बच्चों। रोस्टर फॉर्म के बाद जो चीजें आती हैं वो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जब आप ये दोनों टाइप पढ़ लेंगे, यानी रिप्रेजेंटेशन में रोस्टर फॉर्म भी आपने पढ़ लिया, सेट बिल्डर फॉर्म भी पढ़ लिया, तब हम 5वें नंबर पे बढ़ेंगे। किस चीज पे मेरे प्यारे बच्चों? टाइप्स ऑफ सेट्स पे, कि आखिर सेट्स के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप्स हैं। और यही बड़ा टाइम लेता है, बहुत टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला जो सेट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स में, वो पढ़ेंगे नल सेट। किसको पढ़ेंगे बच्चों? नल सेट। नल सेट के दो और नाम, एक एम्प्टी सेट और दूसरा वॉइड सेट। डीप में जब जाएंगे ना हम लोग, जब हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो सारी बातें जानेंगे, ठीक है। अभी तो मैं बस ब्रेन मैप बता रहा हूं। दूसरा, नल सेट के बाद जो सेट आता है उसे कहा जाता है सिंगलेटॉन सेट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सिंगलेटॉन सेट कहते हैं। उसके बाद जब सी नंबर पे आओगे तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर सेट। क्या पढ़ेंगे? पेयर सेट पढ़ेंगे। जब आप पेयर सेट पढ़ लेंगे तो डी नंबर पे मैं आपको बताऊंगा इक्विवैलेंट सेट, है ना। इक्विवैलेंट सेट हम जानेंगे। जब इक्विवैलेंट सेट आप जान जाओगे तब मैं आपको सिखाऊंगा इक्वल सेट, है ना। जब इक्वल सेट जान जाओगे तो ये सेट का टाइप नहीं है बच्चों, देखो मैं इसीलिए इसको डब्बे में लिख रहा हूं, लेकिन ये जानना जरूरी है। इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कार्डिनल नंबर कहते हैं। जब आप ये सीख जाओगे ना, इक्वल सेट और कार्डिनल नंबर, तब मैं आपको बताऊंगा इनफाइनाइट सेट क्या होता है। किसके बारे में बच्चों? इनफाइनाइट सेट, है ना। उसके बाद हम जानेंगे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और देन फाइनाइट सेट, ठीक है। जब ये जान जाओगे तो एच नंबर पे हमारे पास आएगा मेरे प्यारे बच्चों सबसेट। क्या आएगा? सबसेट। अब सबसेट दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर सबसेट, और जो दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो दो प्रकार के हमारे पास सबसेट हो गए, एक प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर। एच के बाद अगर मैं आई नंबर की बात करूं सबसेट के बाद, तो हमारे पास आ जाएगा यूनियन ऑफ सेट। लेकिन देखो ये टाइप नहीं है, ये अलजेब्रा के अंदर आ गया। तो एक काम करो, इतने ही टाइप्स रखते हैं हम लोग, इसको 6 पॉइंट बना देते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेट्स का यूनियन करना। जब ये पढ़ोगे, यूनियन के बाद हम पढ़ने वाले हैं सेट्स का इंटरसेक्शन करना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। यहां सेट्स लगा दो, है ना। जब इंटरसेक्शन आप पढ़ लोगे तो 8वें नंबर पे हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ लेंगे। जब आप ये पढ़ लोगे ना डिफरेंस ऑफ सेट, तो 9th नंबर पे हमारे पास आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या आएगा बच्चों? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद 10th नंबर पे आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या आएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। किस चीज का? सेट का, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। फिर 11वें नंबर पे जब कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया तो हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट। क्या पढ़ेंगे? पावर सेट। और 12वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। जब ये सब पढ़ लोगे तो हम 13 नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो है वेन डायग्राम। काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। जब हम वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो उसके बाद इस चैप्टर में कुछ थ्योरम्स हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे थ्योरम्स रिलेटेड टू सेट्स।
सेट से रिलेटेड जो थ्योरम है उसको हम लोग को पढ़ लेना है। और जब इतना टॉपिक पढ़ लोगे तो आपका सेट थ्योरी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो बताओ हमारा ब्रेन मैप सेट थ्योरी का क्या है। सबसे पहले हमें डेफिनेशन पढ़ना है, उसके बाद किस तरीके से हम सेट को डिनोट करते हैं वो पढ़ना है, उसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, फिर सेट्स को रिप्रेजेंटेशन करना सीखना है जो कि दो तरीके से है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमें सेट्स के टाइप्स पढ़ने हैं जो नल सेट, सिंगलेटॉन, पेयर, इक्विवेलेंट, इक्वल, इनफाइनाइट, फाइनाइट, सबसेट और सबसेट के अंदर प्रॉपर, इम्प्रॉपर। देन हम आएंगे यूनियन ऑफ सेट पे, फिर इंटरसेक्शन, फिर डिफरेंसेस, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस, देन पावर सेट, देन यूनिवर्सल सेट, देन वेन डायग्राम एंड आफ्टर इट एट लास्ट थ्योरम रिलेटेड टू सेट्स। इतने को करने के बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। अब पूछोगे कि सर ये कितने लेक्चर का चैप्टर है, तो अगर लेक्चर 1 घंटे का है जो कि है, तो ये कम से कम मिनिमम 10 लेक्चर से कम का नहीं है भाई साहब। अगर बढ़िया से पढ़ो तो IIT लेवल तक पढ़ो तो 10 लेक्चर लगेंगे, तो लगाएंगे ना, क्या दिक्कत है, आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना, खूब मन लगा के पढ़ना है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये मैक्सिमम 10 लेक्चर का है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, तो शुरू करें। अब आप एक काम करो, बोर्ड पे जो भी लिखा है उसका स्क्रीनशॉट लो या फिर मेरे वीडियो को पॉज करो, मैं हट जाता हूं, थोड़ा साइड हो जाता हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको खूब बढ़िया से अपने कॉपी में उतारो। मैं एक और चीज बता रहा हूं, जितने भी मेरे वरण्यम बैच के बच्चे हैं, वरण्यम का अर्थ होता है सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। आप सर्वश्रेष्ठ हो तो आपकी हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। तो आप लोग जो डेली के डेली पढ़ोगे उसका जो तुम फेयर बनाओगे, अपने कॉपी में जो लिखोगे, मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे वो क्लिक करके भेजना होगा। मैं चेक करूंगा कि कौन से बच्चे भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। और एट लास्ट एक और चीज मैं स्टार्टिंग में मुझे बोलना चाहिए था, जब आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज प्लीज प्रेजेंट सर जरूर लिखो कि यस सर मैं प्रेजेंट हो गया, मैं वीडियो देख रहा हूं। तो स्टार्टिंग में जैसे ही वीडियो देखना स्टार्ट करो, प्रेजेंट सर पहले कमेंट कर दो ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि कितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। अभी मैंने बताया, अभी तुरंत वीडियो पॉज करो और जाके कमेंट करो प्रेजेंट सर। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग बता देना चाहिए था, मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना। तो डेली, कल से डेली आपको जैसे ही वीडियो खोलोगे, देखना स्टार्ट करोगे, प्रेजेंट सर जरूर लिखिएगा। ठीक है ना। चलो तो ये हम हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, खूब सुंदर से कॉपी में उतारो। ये अपना ब्रेन मैप है, फिर एक एक करके हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे प्लीज जल्दी से इसको उतार लीजिए बिना देर किए हुए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। चलिए मेरे वीडियो को पॉज कर लो और आराम से स्क्रीनशॉट ले लो यार, क्या दिक्कत है, तुम तो होशियार बच्चों हो ना, इतना अच्छा मार्क्स लेके आए हो, है ना। तो एकदम बढ़िया से पढ़ना है और आगे भी हम लोग को काफ़ी अच्छा मार्क्स लेके आना है। इस बार का हमारे कोचिंग से, हमारे संस्थान से 95.6% हाईएस्ट गया था, तो आपका 95% से ज़्यादा आना चाहिए क्लास 12th में, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और मैथ्स में तो भाई 98 हाईएस्ट जाता है, तो 98 मेरा लैंडमार्क है, 98 हाईएस्ट गया है, आपको भी 98 से वाव लाना है, ये बोर्ड का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और जेईई मेंस का तो खैर पूछो मत, है ना। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी के डेफिनेशन से। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर सेट थ्योरी है क्या, किसको कहते हैं सेट थ्योरी, क्या है सेट भाई साहब। मतलब क्या, मतलब सीमेंट लिए, उसको पानी डाले, भिगाए, एक शेप में डाल दिए, वो सेट कर गया, ये है सेट? नहीं, ये सेट नहीं है। क्या है सेट, आओ समझते हैं। कहता है कि द well defined collection of objects are called set। चलो भाई साहब अब समझते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं इसको और बहुत ही अच्छे समझेंगे। सर आप क्या डिफाइन करने जा रहे हो? आप सेट डिफाइन करने जा रहे हो, ठीक है। तो सर आ जाओ सेट को डिफाइन करते हैं। क्या कह रहा है सेट? कह रहा है कि सर जो सेट है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। मैं इस वेल डिफाइंड पे काफी जोर दे रहा हूं बच्चों, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक। किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। अच्छा,
अच्छा, समझ रहे हैं। यानी अगर हम सेट को कहें तो सेट जो है सर जी, सेट क्या है? तो सेट तो कलेक्शन है, यानी चीजों को इकट्ठा करना सेट कहलाता है। कलेक्शन है, क्या चीज का कलेक्शन है? तो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। एकदम ट्रू है बच्चों, सेट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, लेकिन सिर्फ कलेक्शन नहीं है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन मेरे प्यारे बच्चों? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो जहां तक सेट की बात हो रही है, एक चीज तो क्लियर है कि सेट कलेक्शन है, चीजों को इकट्ठा करने से कलेक्शन होता है और वो कलेक्शन सेट हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब वो कलेक्शन कैसा हो? वेल डिफाइंड हो। अब सर ये बताओ, इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? हम किसको वेल डिफाइंड कहते हैं? ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा मजेदार बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा मजा आना चाहिए ना, पढ़ने में मजा आना चाहिए। पढ़ाई से ज्यादा मजेदार काम तो कुछ है ही नहीं, तो मजा आना चाहिए पढ़ने में। यहां पे मैं तुमसे दो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, दो कार्टून कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। एक चंगू, देखो ध्यान से, जो तुमको दिख रहा है ये बंदा चंगू है। देखो इसके लाल बाल हैं और एकदम झाड़ू की तरह बाल हैं, झोपड़ी माफिक, ये चंगू है। और ये जो दूसरा देखो, अभी ये देखो आया, ये जो दूसरा है ये है मंगू। ठीक, तो ये चंगू और जो ऐसे किया है वो मंगू। तो सर आप इनसे क्यों इंट्रोड्यूस करा रहे हो? असल में ये जो चंगू और मंगू हैं, ये तुम्हारे ही तरह 11th में पढ़ते हैं और दोनों ही काफी तेज बच्चे हैं, काफी तेज। चंगू भी काफी तेज है और मंगू भी काफी तेज है, लेकिन चंगू के सोचने का तरीका और मंगू के सोचने का तरीका अलग अलग है। चंगू अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके पास मोबाइल है, बैग है, पर्स है, सब कुछ है, साइकिल है, गाड़ी है, सारे सुख सुविधाएं हैं। पढ़ने में तेज है लेकिन सारे सुख सुविधाओं के साथ। अपना मंगू के पास कुछ सुविधाएं नहीं है, बहुत कम सुविधाएं हैं, सीमित सुविधाएं हैं उनके पास, लेकिन इसके बावजूद भी मंगू पढ़ने की इच्छा रखता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि चंगू जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से सोचता है, कन्वेंशनल तरीके से सोचता है, यानी जो बुक में दिया है बस उसको पढ़ लिए, उसको रट लिए, उसको समझ लिए और उस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आया तो बना दिए। लेकिन मंगू जो है वो बुक पे तो बेस्ड क्वेश्चन समझता ही है, बुक पे तो बेस्ड क्वेश्चन बनाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपना भी दिमाग चलाता है, अपनी भी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, खुद के थॉट प्रोसेस को भी अप्लाई करता है। वो उसी बुक में से अलग अलग क्वेश्चन को देखता है, सोचता है, इमेजिन करता है और कोशिश करता है कि क्या इसको किसी दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। और वो जब दूसरे तरीके से बनाता है तो उसको बहुत खुशी होती है और इसीलिए वो खुश रहता है। लेकिन बेचारा चंगू ऐसा नहीं कर पाता है, तो वो मस्त रहता है, दुखी रहता है बेचारा, पढ़ता है, नंबर आते हैं लेकिन दुखी रहता है। और मंगू बहुत अच्छे से, खुशी से एनर्जेटिक रहता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप चंगू बनोगे कि आप मंगू बनोगे। चलो जो भी बनेंगे हम तो 2 साल बाद बनेंगे, अभी चंगू मंगू से देखते हैं क्या है। तो वेल डिफाइंड हमको समझना है और इन दोनों को लाया गया है वेल डिफाइंड टॉपिक समझने के लिए। तो क्या करते हैं, मंगू भाई साहब आप जाइए, चंगू से हमसे बात करना है। चंगू जी आप इधर आ जाइए। देखिए भाई, चंगू जी से क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया समझिएगा मेरी बात को। चंगू जी से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये बताओ, कलेक्शन ऑफ बेस्ट पेन, है ना, इनसे पूछ रहे हैं हम लोग कि भाई चंगू जी आप बताइए कि बेस्ट पेन का कलेक्शन आपके हिसाब से क्या है। तो चलो भाई देखते हैं चंगू जी ने क्या बताया। अच्छा देखो लिखा हुआ है, देख रहे हो, देखो क्या क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है चंगू जी का पेन है लिंक और दूसरा इन्होंने लिखा रेनॉल्ड्स। अच्छा चलो, चंगू जी के हिसाब से बेस्ट पेन जो उन्होंने कलेक्ट किया वो था लिंक और रेनॉल्ड्स। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, मंगू जी भाई साहब आप भी आइए, देखो आगे।
चलिए आप बताइए मंगू जी कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट पेन आपके हिसाब से क्या है। तो चलो भाई, मंगू जी ने क्या बताया, मंगू जी भी, अच्छा देखो क्या लिखा है, अच्छा मंगू जी को भी लिंक पसंद है, लेकिन लिंक के साथ साथ इनको रेमंड का पेन पसंद, रेनॉल्ड्स का नहीं, रेमंड का पेन इनको चाहिए। अच्छा अब देखो, तुमने यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज देखी, नोटिस करो, चलो आप लोग जाओ अब नोटिस करो, इन लोग को हम ले जाते हैं, चंगू मंगू को, नोटिस करो। चंगू से एक क्वेश्चन पूछा गया कि बेस्ट पेन का कलेक्शन बताओ, तुम्हारे हिसाब से बेस्ट पेन कौन कौन सा है। तो चंगू जी ने बोला लिंक और रेनॉल्ड्स। यही सेम क्वेश्चन मैंने मंगू से पूछा कि आप भी बेस्ट पेन का कलेक्शन बताओ, तो उसने बोला लिंक और रेमंड। क्या दोनों के कलेक्शन सेम है? नहीं। तो यहां पे एक ही टॉपिक है, टॉपिक तो सेम है, बेस्ट पेन। वो लोग जो कलेक्शन कर रहे हैं वो सेम टॉपिक पे कर रहे हैं और वो सेम टॉपिक है बेस्ट पेन। तो बेस्ट पेन का कलेक्शन ये लोग कर रहे हैं, टॉपिक सेम है, काम भी सेम है, लेकिन दोनों की कलेक्शन अलग अलग आई। यानी ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वैरी कर गया, पर्सन टू पर्सन वैरी कर गया। जैसे थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे से तुम पूछोगे कि सर आप कुछ कलेक्ट करते हो, मैं बोलूंगा हाँ मैं कलेक्ट करता हूं। क्या कलेक्ट करता हूं? तो मैं कलेक्ट करता हूं सैमसंग के द्वारा प्रोड्यूस किए गए बेस्ट मोबाइल फोन को। तो बच्चा बोला सर कौन कौन कलेक्ट किए हो? मैं बोलूंगा सैमसंग का डुअस कीपैड वाला, सैमसंग का गैलेक्सी, ये सब मोबाइल। मेरे हिसाब से जो बेस्ट मोबाइल होंगे वो डुअस होंगे, ठीक है, मैं ये मानता हूं। ठीक, जो कीपैड वाले हैं वो मेरे हिसाब से बेस्ट हैं। अगर कोई दूसरा बंदा ले लो जो कि कलेक्शन ही करता हो, वो भी कलेक्शन करता हो, वो भी मोबाइल फोन का ही कलेक्शन करता हो, तो उस कंडीशन में क्या उसके पास भी जो कलेक्शन आएगा बेस्ट सैमसंग के मोबाइल का सेम आएगा? नहीं। तो कलेक्शन तो मैंने भी किया, कलेक्शन तो उसने भी किया, कलेक्शन मंगू भी किया था, कलेक्शन चंगू भी किया था, लेकिन क्या दोनों के कलेक्शन सेम आए थे? नहीं आए थे। तो इनका ये चीज कलेक्शन तो है लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है। जो चीजें वेल डिफाइंड होती हैं वो पर्सन टू पर्सन कभी वैरी नहीं करेगा, वो किसी से भी पूछ लो सेम रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ चंगू भाई साहब, देखो चंगू जी आ गए। दूसरा क्वेश्चन चंगू जी से मैं पूछता हूं कि भाई कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन बता दो। चलो बताओ चंगू जी, बताओ, मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। देखो चंगू जी ने बता दिया, क्या बताया? 1 2 3 4 और 5, यही ना है पहला 5 नेचुरल नंबर। मंगू को बुलाते हैं, चलो चंगू तुम जाओ, मंगू आ जाओ भाई, लो मंगू भी आ गया। बताओ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। देखो मंगू का भी आंसर देखो, 1 2 3 4 5। भाई तुम बराक ओबामा से पूछो कि पहला 5 नेचुरल नंबर बताओ, मोदी से पूछो पहला 5 नेचुरल नंबर बताओ, या किसी से पूछो पहले 5 नेचुरल नंबर को, सब वही बताएगा 1 2 3 4 5। तो ये भी कलेक्शन ही है, लेकिन क्या ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है? नहीं वैरी कर रहा है। समझ गए ना बात को? तो कहने का मतलब ये है कि वैसे कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होते हैं वो कहलाते हैं सेट, और वेल डिफाइंड का मतलब वो चीजें जो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करता हो। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल द पेन प्रोड्यूस बाय लिंक, लिंक ने जितने पेन प्रोड्यूस किए हैं सबका कलेक्शन क्या कहलाएगा? आपका सेट कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम नेचुरल नंबर सबके लिए सेम होगा। ऐसा नहीं है कि बोलेगा रवि सर आपका शकल ठीक नहीं है, आप में नेचुरल नंबर कम होगा, ऐसा नहीं बोलने वाला है वो, ठीक है। वैसे मेरी शकल ठीक है, जोक सपाट, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ बताओ सर। तो अल्टीमेटली मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि सेट क्या होता है। तो सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड का मतलब आप समझ चुके हो, जो सबके लिए सेम हो, किसी के लिए बदले नहीं, ठीक है ना। चलिए अब एक छोटी सी बात मैं और आपको बता देता हूं। क्या सर ये वेल डिफाइंड वाली बात तो काफी अच्छी है। देखो जो चीजें रिलेटिव होती हैं वो कभी वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। जैसे बेस्ट होना, रवि सर इज द बेस्ट टीचर। अरे जरूरी नहीं है भाई, मैं किसी के लिए वर्स्ट भी हूं, ठीक है, मानता हूं कि 10 लोगों के लिए बेस्ट हूं, बट हो सकता है 50 लोगों के लिए मैं वर्स्ट भी रहा हूं। समझ रहे हो ना बात को? तो बेस्ट होना
गुड होना, बैड होना, टॉल होना, शॉर्ट होना, चलो ठीक है टॉल होना, अमिताभ बच्चन इज द टॉल मैन, ओके वेरी गुड, व्हाट अबाउट इफ वी कंपेयर अमिताभ बच्चन विथ आईफिल टावर, भाई साहब अब तो वो टॉल नहीं रहेगा ना, तो लंबा होना, छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, सुंदर होना, बदसूरत होना, ये सब रिलेटिव टर्म है। किसी के रेस्पेक्ट में आप सुंदर हो सकते हो, किसी के रेस्पेक्ट में आप बेस्ट हो सकते हो, किसी के रेस्पेक्ट में आप बुरे हो सकते हो, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में आप अच्छे भी हो सकते हो। तो रिलेटिव टर्म्स जो होते हैं वो कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। क्यों? बिकॉज ये टर्म्स पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा मिल जाए कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इट इज नॉट अ सेट, है ना, ये सेट नहीं है क्योंकि बेस्ट बुक है। हो सकता है कि मेरे हिसाब से जो बेस्ट बुक हो वो किसी और के हिसाब से सबसे घटिया बुक हो सकता है ना, तो क्या ये सेट होगा? कभी नहीं होगा। ये कलेक्शन जरूर हो सकता है लेकिन सेट नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों? तो एक काम करते हैं, इसको पहले आप उतार लीजिए। जो भी बोर्ड पे देखो, एक चीज बताता हूं मैं तुमको, अगर ऑफलाइन क्लास होती तो आप ये उतारते ना, तो आप समझो ऑफलाइन क्लास चल रही है। ठीक है मेरे बच्चों, ऑफलाइन क्लास समझो और जो भी बोर्ड पे है सब उतारो, चाहे वो रवि सी काहे नहीं हो, लेकिन उतारो, वो तुम्हें काम देगा। जब तुम उस पन्ने को देखोगे तो मेरी बातें तुम्हारे दिमाग में गूंजेगी, है ना, तो ये फायदा होगा। उतार लो इसको, चलो उतारो, फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूं। चलो उतार लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीनशॉट लेके अपना उतार लो। मैं उतने देर थोड़ी रुकूंगा जितना दिन तुम उतारोगे, तब तो हो गया। चलो, तो हमने सर सेट के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड के मैंने बारे में जान गया कि वेल डिफाइंड का मतलब वो जो कि कभी ना बदले, कभी नहीं मतलब पर्सन टू पर्सन ना बदले, है ना, वैसे को हम वेल डिफाइंड कहते हैं। और जैसे बेस्ट होना, गुड होना, बैड होना, ये सब रिलेटिव टर्म्स है, ये वेल डिफाइंड नहीं होंगे। अब देखो क्या करना है, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स करा रहे हैं, है ना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सेट है और कौन सा एग्जाम्पल सेट नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला आ जाओ, सबसे पहला आ जाओ, क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। देखो भाई, आपको टिक करना है, सोचो, पढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द क्रिकेट प्लेयर, ऑल द क्रिकेट प्लेयर, देखो यहां क्या लिखा है, ऑल द, सारे क्रिकेट प्लेयर। तो अगर हमारे देश में मान लो कि 50 क्रिकेट प्लेयर है, मैं जाके पूछूंगा अपने इंडिया के बीसीसीआई से कि भैया ये बताओ आपके कितने क्रिकेट प्लेयर हैं, तो बोलेगा अच्छा रवि सर 50। ठीक है, अच्छा चलो दूसरे टीचर गए, दूसरे कोई गए, पूछे हमको बताओ कितने टीचर हैं, कितने बीसीसीआई क्रिकेट प्लेयर हैं, बताओ बीसीसीआई। तो बोलेगा अरे यार तुम बड़ा बेकार बोल रहे हो, तुम्हारे लिए 49। ऐसा तो नहीं है ना, सबके लिए ऑल द क्रिकेट प्लेयर तो 50 ही है ना, तो कोई भी जाके पता लगाएगा तो 50 क्रिकेट प्लेयर होंगे, यानी ये कलेक्शन सबके लिए सेम होगा। एंड दैट्स वाई इस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। लेकिन वहीं पे मैं अगर दे दूं कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, तो ये आपका सेट नहीं होगा। क्यों ये सेट नहीं होगा? बिकॉज यहां पे आपने एक टर्म यूज कर लिया बेस्ट। अब हो सकता है कि मेरे नजर में हरभजन सिंह बेस्ट हो, और हो सकता है कि आपके नजर में महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट हो, या किसी तीसरे के नजर में विराट कोहली बेस्ट हो। ठीक है, तो बेस्ट होना पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। तो क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? कदापि नहीं, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, एंड दैट्स वाई ये सेट नहीं होगा। ठीक है ना, चलो आओ एक और एग्जांपल देखते हैं, तीसरा, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। बताओ ये सेट होगा क्या? होल नंबर का कलेक्शन? जी सर। आप मोदी से पूछो होल नंबर बताइए मोदी जी, 0 1 2 3 4।
अच्छा, एक गधे से पूछो जिसको होल नंबर पता है तो भी बोलेगा 0 1 2 3 4, है ना। तो ये किसी से पूछो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर सबके लिए सेम है, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है और इसीलिए ये कलेक्शन सेट कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ आ रही है ना बातें। चलो आओ चौथे नंबर पे आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन अपना करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या ले सकते हैं बताओ, लिख देते हैं यहां पे, कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स, जितने भी वॉवेल्स हैं हमारे रोमन लिपि में, रोमन स्क्रिप्ट में, उन सब का कलेक्शन। तो भाई साहब 5 ही तो वॉवेल हैं, ऐसा थोड़ी है कि कोई बोलेगा देखो यार ऐसा है कि अंग्रेजी में शुद्धता लाई गई है और अंग्रेजी में जो शुद्धता लाई गई है उसमें से अब 5 में से 6 हो गया, नया संशोधन किया गया संविधान में, 6 वॉवेल है 5 नहीं, ऐसा कोई कहेगा क्या? अगर कहता है तो कह दो भाई वो संशोधन आप ही को मुबारक हो, हमारे लिए तो 5 ही वॉवेल्स हैं। ठीक, तो किसी से पूछो कितने वॉवेल्स हैं, 5 वॉवेल्स हैं। अगर उनके पास 5 वॉवेल्स हैं तो ये कलेक्शन सबके लिए सेम है, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं कर रहा है, यानी वेल डिफाइंड है, यानी ये सेट है। तो जहां तक मुझे लगता है आपको सेट क्या है समझ में आ गया होगा। अरे सेट किया, अगर सेट किया तो प्लीज कमेंट में बोल दो, बता दो कि यस सर समझ में आ गया, सेट कर गया, बढ़िया से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज बता दो, प्लीज बता दो। ठीक है, तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट और ये एग्जांपल्स उतारिए, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। जल्दी करो बच्चों। चलिए, मोस्ट प्रोबेबली आपने इसको उतार लिया होगा और कर लिया होगा। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मेहनत से मत भागो, जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो, मेहनत ही है जो आपको आगे लेके जाएगी, है ना। स्मार्ट वर्क करिए। चलिए आइए, और सिंस आप तो वरण्यम बैच में हो, आप काफी मेहनती हो, आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आगे का बात। अब बात आती है सर कि हमने सेट थ्योरी की डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब हमें क्या पढ़ना है कि आखिर इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो हम अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू डिनोट द सेट। किसी भी सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे लिखते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। तो कहा तक कहते हैं लोग कि भाई एनी सेट कैन बी डिनोटेड बाय, एनी सेट कैन बी डिनोटेड बाय व्हाट, बता दो। एनी सेट कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। किसी भी सेट को आप इंग्लिश अल्फाबेट्स, जो रोमन स्क्रिप्ट की इंग्लिश अल्फाबेट्स है, उसके कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। जैसे हमारे पास सेट आया, सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स, जितने भी वॉवेल्स हैं उनका सेट। तो भाई कितने वॉवेल्स हैं हमारे पास बताओ। तो अगर हम देखेंगे तो आएगा A-E-I-O-U। अब ये तो ऐसे लिखा हुआ है, ये तो पूरी सेट हो गई, लेकिन हमको इसको डिनोट करना है, कोई सिंबल देना है इसको। तो हम कोई सा भी सिंबल बच्चों दे सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई सा भी, बट वो इंग्लिश लेटर का होना चाहिए और कैपिटल में होना चाहिए। आपकी मर्जी, आप इसको कैपिटल A का सिंबल दे दो, आपकी मर्जी आप इसको कैपिटल B का सिंबल दे दो, आपकी मर्जी आप इसको कैपिटल C दे दो, तुम्हें जो मन यार A से लेके Z के बीच जो मन सो दे दो, उस सब में खुद से बोलता ठीक है, बस क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल नहीं दोगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, है ना, तो काट दिए जाएंगे मार्क्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैथमेटिशियन लोगों ने कुछ सिंबल्स को फिक्स कर दिया। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि अगर बच्चों कहीं पे भी कैपिटल N देख लो, कैपिटल N, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा सेट ऑफ ऑल
नेचुरल नंबर, यानी कहीं पे भी आपको किताब में कैपिटल N दिख जाए, यानी आप भली भांति इस बात को समझ जाइएगा कि कैपिटल N का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारों का सेट। नेक्स्ट आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं। अब अगर मान लो कैपिटल N के बजाय Z दिख जाए, Z, या Z के बजाय आपको I दिख जाए, तो इसको कहा गया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, उन सब का सेट किस चीज से डिनोट होता है मैथ्स में, क्या स्टैंडर्ड डिनोट करने का तरीका है, कैपिटल Z या कैपिटल I। ठीक है, फिर इसके आगे आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हमको कहीं दिखा हुआ मिल जाए R, तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्या होता है बच्चों, सारे रियल नंबर की सेट कैपिटल R से डिनोट होती है। अगर आपको कहीं पे भी दिखा हुआ मिल जाए Q, तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। क्या होता है बच्चे, रेशनल नंबर। ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग और डीप में आते हैं। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ दिख जाए आपको Z+, तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। अगर कहीं आपको दिखा हुआ मिल जाए Z-, तो आप इसका मतलब समझेंगे सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना। अगर आपको कहीं दिखा हुआ मिल जाए R+, तो आप समझेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, क्या मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर। और अगर आपको कहीं दिखा मिल जाए R-, तो आप समझेंगे सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद अगर आपको कहीं दिख जाता है Q+, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। और अगर उसी तरह अगर आपको दिख जाता है Q-, तो सेट ऑफ ऑल निगेटिव रेशनल नंबर। मैं नहीं लिख रहा हूं, आप उसको लिख लेना। तो इतने जो तरीके हैं, ये कुछ स्पेशल सिंबल हैं जो हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने बना दिया कि अगर बुक में आपको कहीं ये दिखता है या मैथ्स के कहीं पे भी ये चीजें आपको दिखती हैं, तो आप समझ जाना कि ओ इसका मतलब क्या है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बच्चे ये बताओ किसी सेट को कैसे डिनोट करते हैं, क्या बोलोगे कि सर जी किसी भी सेट को कैसे डिनोट करते हैं, किसी भी सेट को इंग्लिश लेटर्स के कैपिटल वर्ड से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। कैपिटल N से नेचुरल नंबर को, Z या I से इंटीजर को, R से रियल नंबर को, Q से रेशनल नंबर को, Z+ से पॉजिटिव इंटीजर को, Z- से नेगेटिव इंटीजर को, R+ से पॉजिटिव रियल नंबर को, R- से नेगेटिव रियल नंबर से, Q+ पॉजिटिव रेशनल नंबर, Q- नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है ना। चलिए काफी अच्छी बात है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लीजिए। खूब बढ़िया से सुंदर सुंदर खूबसूरत सी हैंडराइटिंग में उतारिएगा, ताकि आपको आपकी हैंडराइटिंग खुद में समझ में आए। पता चले कि 2 दिन बाद खुद ही सोच रहे हो कि भैया क्या लिखे थे हम, ये तो पता ही नहीं चल रहा लिखे क्या थे, है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो जाएंगी, है ना। तो चलो बच्चे अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए 2 और सिंबल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक है ये, है ना, इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। समझ लो स्टाइलिश ई, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू। ठीक है। दूसरा सिंबल होता है कि हम इस बिलोंग्स टू को लिखे और इसे काट दिए, तो इसको पढ़ते हैं नॉट बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं इसको, नॉट बिलोंग्स टू। मैथमेटिशियन लोग, बता दो, मैथमेटिशियन जो होता है ना बचपन से कामचोर होते हैं। मतलब जब से उनको मैथ से प्यार होता है ना, कामचोर बन जाते हैं। सोचो ना, इतना बड़का लिखने से अच्छा बोले कि एगो डिजाइनदार सिंबल ले लो, इसको हम लोग बोलेंगे बिलोंग्स टू। और इतना बड़का से लिखने से बोले काट दो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, देखो, है ना। उसके बाद एक सिंबल उन्होंने लाया ऐसे, उल्टा ए, इसको कहा जाता है फॉर ऑल। क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल। तो ये जो 3 सिंबल हैं, ये आपके सेट थ्योरी में काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं, काफी ज्यादा। और भी सिंबल्स यूज होंगे, बट ये सिंबल्स काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं। अब जैसे मतलब समझो। अब एक बात बताओ, मान लो कि तुम लोगों में से किसी एक का नाम है पप्पू। ठीक है, तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो,
जो वरण्यम बैच है, वरण्यम बैच में मान लो कोई बंदा है पप्पू, कोई है कि नहीं यार? पप्पू हाथ उठाओ भाई, जिसका भी नाम पप्पू कमेंट करो यार सर, हैशटैग पप्पू। ठीक है, चलो ठीक है, जो भी पप्पू हो ना हो अलग बात है, मान लो पप्पू नाम का कोई बंदा है, अब ये वरण्यम बैच में है, तो हम कहेंगे कि पप्पू बिलोंग्स टू वरण्यम बैच, पप्पू बिलोंग्स टू वरण्यम बैच। अब इतना बड़ा लिखने से मैथमेटिशियन लोगों का हाथ नहीं दुखा जाएगा, तो उन्होंने बोला यार ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखो, पप्पू बिलोंग्स टू वरण्यम बैच, पप्पू ये लगा दिए, तो हमारा बिलोंग्स टू लिखना बच गया। तो ये हो गया, समझ रहे हो कैसे यूज करते हैं बिलोंग्स टू का? जैसे रवि सर बिलोंग्स टू राइज एकेडमी, राइज एकेडमी में हम लोग पढ़ाते हैं, राइज एकेडमी के डायरेक्टर हैं, तो राइज एकेडमी। ठीक है, जैसे आप कहां से बिलोंग कर रहे हो, अभी आप क्या देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, ठीक है, तो आपने मान लो जियो का सिम ले रखा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जियो बिलोंग्स टू किसका? अंबानी, जियो बिलोंग्स टू अंबानी, अंबानी से बिलोंग करता है, समझ लो, तो मतलब सिंपल सा है। अच्छा, नॉट बिलोंग्स टू, तो मान लो चप्पू नाम का कोई बंदा है जो कि हमारे पास नहीं पढ़ता है, चप्पू नाम है, क्या पढ़ेगा? ठीक है, मान लो पढ़ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, नाम में नहीं रखा भाई, एक से एक लोग हैं, नहीं। लेकिन यार एक बात बताओ, कभी सुने हो कुछ भी अजीब सा नाम हो, राधा मोहन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? नहीं सुनोगे, कभी ऐसा नाम नहीं सुनोगे यार। मतलब इनके माँ बाप को पहले से पता होता था कि मेरा जो बच्चा है वो आगे चल के साइंटिस्ट बनेगा, तो नाम रख देते न्यूटन, ठीक है, ग्रिगनार्ड, है ना, एवोगैड्रो, है ना, ये सब बड़ी खतरनाक नाम रखते थे। चप्पू मान लो है, चप्पू नहीं पढ़ता है, वरण्यम बैच में नहीं पढ़ता, इनके लिए वरण्यम बैच बंद है, तो लिखा जाएगा चप्पू नॉट बिलोंग्स टू वीबी, वरण्यम बैच से वो बिलोंग नहीं करते हैं। आ रही है ना बात समझ में? अच्छा सर, ये फॉर ऑल का भी बता दो, फॉर ऑल का बता दो, तो हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 x प्लस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, कह सकते हो ना, मतलब एक स्टेटमेंट हो गया। क्या स्टेटमेंट हो गया? फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 x प्लस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो अब इस फॉर ऑल को हटा के हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये जहां भी फॉर ऑल लिखना होगा वहां पे आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जहां भी बिलोंग्स टू लिखना होगा आप ये सिंबल लगा सकते हो, जहां भी नॉट बिलोंग्स टू लिखना होगा आप ये सिंबल लगा सकते हो। इसके बारे में हम और डीप में जानेंगे, काफी डीप में जानेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। तो बच्चों एक काम करते हैं, आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। पहला लेक्चर है, मे बी 1 घंटे का नहीं हुआ हो, लेकिन हमें नहीं लगता है कि नहीं हुआ होगा, बट हो गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं बिना किसी दिक्कत के। कुछ चीजें हम आपको और रिवाइज करा देते हैं, समझा देते हैं। सबसे पहली चीज, आप आर.डी. शर्मा की बुक खरीद लो, है ना, आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी की बुक खरीद लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा जो असाइनमेंट है उसको डाउनलोड कर लो, है ना, और उसको बनाना चालू करना जब मैं बताऊंगा। आज का आपका वर्कआउट है कि सेट थ्योरी की डेफिनेशन और सेट थ्योरी को कैसे डिनोट करते हैं, उसको काफी बढ़िया तरीके से, खूब अच्छे से मन लगा के क्या कर लेना है, समझ लेना है। कल के क्लास के बाद से आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, मैंने जो जो तरीके आपको बताए हैं ना, अगर तुम अच्छे बच्चे हो, ईमानदार बच्चे हो ना, तो सबसे पहले तो वो पढ़ने का तरीका एक कॉपी पे या एक डायरी पे नोट करके अपने कमरे पे चिपका दो पेपर में। क्या तरीका? सबसे पहला, ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट रहने का मतलब जो भी डाउट होगा सर से जरूर पूछेंगे, शर्माएंगे नहीं। दूसरा, जो भी क्वेश्चन बनाना है उसमें क्रॉस, टिक एंड सर्कल मेथड यूज करना है। ठीक। तीसरा, हमें ईमानदारी से पूरे के पूरे लेक्चर को देखना है, भगाना नहीं है। आ रही है बात समझ में? ये 3 चीजें अपना खूब बढ़िया से लगा दो और मन से पढ़ो। हम गारंटी तुमको दे रहे हैं भाई, इस वरण्यम बैच में तुम्हारा इतना लेवल अप हो जाएगा कि तुम बहुत अच्छे ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं डेली एक क्वेश्चन आपको ऐसा दूंगा जो आपके थॉट स्किल को बढ़ाएगा, है ना। और वैसे ही आज एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये चॉकलेट प्रॉब्लम है। हर क्वेश्चन पे आपको एक चॉकलेट मिलेगी, 10 वाली 5 स्टार, भाई उससे ऊपर नहीं दे सकता हूं, बहुत सस्ती क्वेश्चन है। तो भाई पैसा मत देखो,
डिग्निटी देखो, रिस्पेक्ट देखो, वो क्वेश्चन जब बनाओगे तो क्या रिस्पेक्ट जमेगा। ठीक, तो ये रहा चंगू के द्वारा लाया गया क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे चंगू ने क्वेश्चन दे दिया है, जहां क्वेश्चन मार्क है वो वाला पॉइंट आपको निकालना है। मतलब एक देखो, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 3 साइड्स दिए हुए हैं और चौथा वाला साइड आपको निकालना है। तो चंगू ने भाई क्वेश्चन ला के दिया है, हो सकता है काफी अच्छा हो। ठीक, तो बना लो, देखते हैं कि तुम लोगों में से, देखो चंगू का क्वेश्चन सिर्फ मंगू बना पाता है, तो देखते हैं तुम लोगों में से कौन मंगू है जो बनाता है और चॉकलेट प्रॉब्लम चंगू से लेके जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है। वरण्यम बैच से लीजिए विदा, और आगे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर आने वाला है। बस मन लगा के पढ़ो, घर में रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।